हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। ये हमारे सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल है। एंड अगर आपके पास भी सब्जेक्ट है जिसका नाम है लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण, तो ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको बुक से डायरेक्ट पढ़ाती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। एंड इस बुक की मैंने आप लोगों के लिए यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हमारी यूनिट 4 होने वाली है जो कि इस बुक की लास्ट यूनिट होगी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें चेकआउट कर लीजिए। एंड पूरी बुक को आप मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। एंड अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हों वो आप तक पहुंच जाएं और आप इजीली देख पाएँ। क्योंकि देखिए, यहाँ आपको डायरेक्ट बुक से पढ़ाया जाता है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो और आप भी उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग यूनिट नंबर 4 की स्टार्टिंग करते हैं। ओके, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारी यूनिट नंबर 4 है जिसका नाम है लोक प्रशासन में लैंगिक परिप्रेक्ष्य, लिंग और शासन, लिंग संवेदनशीलता और प्रशासन में भागीदारी। यानी हम मेनली इस चैप्टर में लोक प्रशासन में जो लैंगिक परिप्रेक्ष्य है उसको जानेंगे और किस तरह से जो लिंग और शासन है उसको जानेंगे और लिंग संवेदनशीलता और प्रशासन में भागीदारी, यानी लिंग जो हमारा जेंडर होता है वो किस तरह से संवेदनशीलता और भागीदारी निभाता है हमारे शासन में। इस चीज़ को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली हम बहुत सारी चीज़ें लिंग से रिलेट करके, यानी हम लिंग के आधार पर सारी चीज़ें, यानी ये कहूँ अपने जेंडर के आधार पर सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग करेंगे इस चैप्टर के परिचय से, तो परिचय में आप लिखेंगे 20वीं सदी के उत्तरार्ध में महिला एवं पुरुष के मध्य लैंगिक लैंगिक समानता के महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी, निर्विज्ञान में अनिवार्य परिवर्तन देखा है। यानी अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी की, तो महिला और पुरुष के जो लैंगिक भेदभाव हैं या लैंगिक जो मुद्दे हैं जो कि हमारे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी इन सभी में देखने को मिलते हैं, उसमें एक नई और एक तरह से नया जो परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। साथ ही अध्ययन की दिशा, नई दिशा प्राप्त हुई और साथ ही हम ये बोल सकते हैं कि जो अध्ययन की नई दिशा है वो भी हमने प्राप्त की। नारीवादी सिद्धांत अध्ययन की एक पद्धति है जिसके अंतर्गत नारीवाद की व्यवहारिक परिस्थिति की सैद्धांतिक व्याख्या करती है। यानी देखिए, जो नारीवादी सिद्धांत है वो एक तरह से जो नारियों की स्थिति होती है या परिस्थिति होती है उसके बारे में व्याख्या करती है। लोक प्रशासन के समक्ष नारीवादी परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करने पर 3 महत्वपूर्ण कारक उपस्थित है। यानी लोक प्रशासन में हम नारीवादी जो परिप्रेक्ष्य है उसकी व्याख्या करते हुए 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं। पहला होता है हमारा प्रशासन में महिलाओं के अनुकूल नीतियों का समावेशन होना। यानी प्रशासन में जो महिलाएं हैं उनके लिए या उनके प्रति अनुकूल जो नीतियां हैं वो हैं या नहीं, इस बात पर ध्यान देते हैं। दूसरा होता है लोक प्रशासन में महिलाओं की सहभागिता, यानी जो लोक प्रशासन है उसमें महिलाओं की सहभागिता है या नहीं है। ठीक है। तृतीय होता है हमारा प्रशासन में लैंगिकता के मुद्दों पर दृष्टिकोण में बदलाव, यानी जो प्रशासन है उसमें जो लैंगिकता के मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर जो दृष्टिकोण है उनमें बदलाव लाना। और तीसरा ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हम बदलाव की बात कर रहे होते हैं, जो दृष्टिकोण है उनको बदलने की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मोहित भट्टाचार्य के अनुसार लैंगिकता एक पर्यावरण दो महत्वपूर्ण विषय हैं। यानी मोहित भट्टाचार्य कहते हैं कि लैंगिकता और पर्यावरण दोनों ही एक अलग अलग या दोनों ही विषय जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं या दोनों ही विषय अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे लोक प्रशासन के लैंगिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन। यानी जो लोक प्रशासन है उसमें जो लैंगिक परिप्रेक्ष्य होता है, यानी जो जेंडर के आधार पर परिप्रेक्ष्य होता है, उसका अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे लोक प्रशासन में प्रशासकीय दृष्टिकोण नौकरशाही सरकार को एक उद्यमशील सरकार से विस्थापित करके उसे क्षेत्र का विस्तार करती है। यानी ये जो है ये उद्यमशील सरकार से उसके साथ विस्थापित कर देती है, यानी एक क्षेत्रीय या ये कहे एक क्षेत्रीय विस्तार पर
ला देती है। पुनः संरचना योजना इस संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और जो हमारी पुनः संरचना योजना होती है वो इस संबंध से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि उसने वेबेरियन मॉडल की आलोचना पर प्रशासनिक अध्ययन को वास्तविकता प्रदान की, और जो हमारा वेबेरियन मॉडल होता है वो इसको वास्तविकता देता है। और देखिए, जो वेबेरियन मॉडल है मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी पढ़ाया है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वेबेरियन मॉडल क्या है और वो किससे संबंधित है। ठीक है, आगे चलेंगे। इस योजना ने सुझाव दिया कि प्रशासनिक संरचना प्रथाएं, सिद्धांत एवं मूल्य ना तो स्थायी हैं और ना ही वर्तन, यानी इससे ये जो सिद्धांत है ये हमें बताता है कि प्रशासनिक जो संरचना है, प्रथाएं हैं और सिद्धांत हैं, वो ना तो ये मूल्य स्थायी होते हैं और ना ही परिवर्तनीय होते हैं। क्लिंटन प्रशासन के तहत 1993 में राष्ट्रीय प्रदर्शन की समीक्षा रिपोर्ट जारी होने के साथ नौकरशाही में नारीवादी सिद्धांत की क्रियाकलाप परियोजना अत्यधिक लोकप्रिय हो गई है, और इनकी जो योजना है वो अत्यधिक लोकप्रिय हम देख सकते हैं। नारीवादी सिद्धांतों ने समझ समस्या समाधान के लिए पर्याप्त संसाधन एवं अनुकूल वातावरण थे, यानी ये जो है ये एक पर्याप्त वातावरण और अनुकूल जो वातावरण है या पर्याप्त जो साधन है वो पर्याप्त करते हैं। इस कारण शक्ति, सदाचार, संगठन की प्रकृति और नेतृत्व के अनुरूप नारीवादी सिद्धांत शोध नीति निर्माताओं एवं नागरिकों का अध्ययन आकर्षित करने में विफल रहे। कुछ विचारकों ने अपने विचारों में सक्रियता एवं तटस्थता को जारी रखा, जो पुरुष वर्चस्व श्रेष्ठ मानसिकता पर आधारित है, यानी कुछ लोग अभी भी इसको फॉलो करते हैं या उसको बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे नारीवादी सिद्धांत ने महिलाओं के अनुभवों को प्रकट करने का प्रयास किया तथा नारीवादी परिप्रेक्ष्य से लोक प्रशासन को समझने में मदद मिली, यानी जो नारीवादी सिद्धांत है या नारीवादी परिप्रेक्ष्य है वो महिलाओं की जो स्थिति है या महिलाओं की जो विचार हैं उनको प्रकट करने, उनको सामने लाने में मदद करता है। उन्होंने लैंगिक असमानता की जगह समावेशी प्रशासन व्यवस्था की नींव रखी, और जो लैंगिक असमानता है, जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है उसको हटाकर जो समावेशी प्रशासन है उसकी नींव रखी, यानी सभी को समान रखने वाली चीज़ इन्होंने रखी। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे जेंडर प्रशासन के अनुसार प्रशासनिक नीतियां जैसे नियम कानून बनाती है जो पुरुष वर्चस्व को स्थापित एवं पुरस्कृत करती है, साथ ही महिलाओं को पुरुषों के समक्ष न्यूनतम समझती है। यानी देखिए, जो जेंडर प्रशासन है जो जेंडर के आधार पर होता है वो ऐसे ही नियम और कानून बनाता है जो पुरुषों को वर्चस्व या फिर पुरुषों को अधिक वर्चस्व वाला या फिर पुरस्कृत समझती है, जिन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिए, और महिलाओं को पुरुषों के समक्ष यानी पुरुषों के सामने हीन जो भावना होती है या फिर कमजोर समझने वाली ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीजें फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नारीवादी दृष्टिकोण कि इस पे नारीवादी दृष्टिकोण क्या कहता है। नारीवादी परिप्रेक्ष्य विषय के विश्लेषण के रूप में महत्वपूर्ण एवं उपयोगिता के आधार पर जेंडर की पहचान करता है। महिलाओं की वर्तमान स्थिति का वर्णन करते हुए लेनिन ने कहा है कि जेंडर असमानता के परिणाम स्वरूप भी महिलाएं एवं पुरुष के मध्य कार्य का लाभ का भविष्य का सपना साकार करने का समान रूप से साझी भागीदारी होनी चाहिए। यानी जो लेनिन है वो कहते हैं कि ये सारी असमानताएं होने के बावजूद जो लाभ का, भविष्य का और जो सपनों को साकार करने का एक तरह से हम सभी को समान रूप से इसमें साझेदारी होनी चाहिए, ताकि सभी के जो सपने हैं, सभी का जो भविष्य है वो साकार हो सके या फिर ये कहें जो सफल हो सके। ठीक है, आगे चलेंगे। नारीवादी सिद्धांत में उदारवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी, उग्रवादी, उत्तर आधुनिकतावाद जैसे अलग अलग विचार शामिल हैं। यानी देखिए, नारीवाद के अंतर्गत आप उदारवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी, उग्रवादी और उत्तर आधुनिकतावाद को भी देख सकते हैं। ठीक है, नारीवादी सिद्धांत केवल महिलाओं के पक्ष तक समान भागीदारी का समर्थन नहीं करता, बल्कि विभिन्न लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने, समान अधिकार एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर बल देता है। यानी ये सिर्फ जो महिलाओं के पक्ष होता है उसी को लेने का कार्य नहीं करता, बल्कि ये भेदभावपूर्ण जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है और जो समान अधिकार होते हैं, न्याय होता है, उसको भी बढ़ाने का कार्य करता है।
यह शक्ति संबंधों के पुराने परिप्रेक्ष्य को समाप्त करता है जो पुरुष प्रधान पर आधारित है। और जो पुरानी शक्ति हैं या ये कहे कुछ ऐसे कानून जो पुरुष प्रधान पर आधारित हैं, उनको समाप्त करके पूरा समावेशी समाज बनाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नारीवादी सिद्धांत ने लोक प्रशासन की पूरी वर्चस्व प्रधान की आलोचना की। यह दृष्टिकोण महिला एवं पुरुष के मध्य असमान कारकों एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है। यानी देखिए, ये जो है, जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं जो कि पुरुष प्रधान है, उनका विरोध करते हुए जो पुरुष वर्चस्व है या पुरुष प्रधानता है उसकी आलोचना करते हैं, और महिला और पुरुष दोनों को समान कारक और समान स्थिति में लाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे लैंगिक प्रशासन। जो लैंगिक प्रशासन होता है उसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे समाज पुरुष प्रधान एवं पितृसत्तात्मक पर आधारित है। मुख्य धारा में पुरुष वर्चस्व देखा जाता है। शीला रोबोथम के अनुसार महिलाओं को इतिहास में ये छिपा दिया गया है। और देखिए, ये जो है ये कहती है कि जो हमारा इतिहास है उसमें भी जो महिला हैं उनको छिपा दिया गया है। आपने भी बुक्स पढ़ी होंगी या फिर इतिहास की कोई चीज़ पढ़ी होगी, उसमें महिलाओं का जो जिक्र है वो बहुत कम होता है। ज़्यादातर आप पुरुषों के बारे में, उनकी वीरताओं की कहानी, राजाओं की कहानी पढ़ते हैं कि उस राजा ने ये किया, इस राजा ने ये किया। पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई रानी ना करे या फिर कोई रानी कभी आगे रही ना हो। कोई ना कोई तो ऐसी होगी जो भैया आगे रही होगी। अब आप कहोगे झांसी की रानी भी तो आगे थी, बट कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जो, जैसे कि झांसी की रानी हो गई या फिर जो पहली सुल्तान बनी। अब वो पहली सुल्तान कौन थी, या आप मुझे बताना। देखते हैं आपको कितना पता है इतिहास के बारे में। ये चीज़ें क्या हैं, ये हमें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा इतिहास है उसमें भी महिलाओं को छुपाया गया है, क्योंकि हम महिलाओं के बारे में तो जानते ही नहीं है। ठीक है, नारीवादी सिद्धांत ने राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की अनुपस्थिति को इंगित किया है। उनके अनुसार राजनीति में महिलाओं की अनुपस्थिति का प्रमुख कारण राजनीति की पुरुष मानसिकता है। यानी देखिए, जो हमारी राजनीति है उसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, और ये जो कारण है वो राजनीति में जो पुरुषों की मानसिकता है उसके आधार पर। क्योंकि पुरुषों का कहना ये है कि महिला क्या करेंगी राजनीति में आकर। क्यों नहीं भाई, जो घर संभाल सकती है वो देश भी तो संभाल सकती है। इसी वजह से कोई भी, आपने भी अभी भी अगर हम बात करें तो संसद में ही अगर उदाहरण के रूप में देखें तो ज़्यादा महिला नहीं है। अब कितनी महिला हैं ये आपको बताना है, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना कम भागीदारी हम महिलाओं की देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे महिलाओं पर आधारित सभी मुद्दे निजी क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए महिलाओं को राजनीतिक अध्ययन से बाहर रखा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुष प्रधान एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं के मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। यानी अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हम पुरुषों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर हम निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हम महिलाओं की बात करेंगे। क्यों भाई, क्यों निजी क्षेत्र में ही हमेशा महिलाएं आती हैं, क्यों घरों में या फिर किसी निजी क्षेत्र में ही महिलाओं को गिना जाता है, सार्वजनिक में क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि ऐसी हमारी मेंटेलिटी हो गई है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नारीवादी सिद्धांत ने यह महसूस किया कि महिलाओं एवं पुरुषों में जो विभिन्नता है ये समाज द्वारा लैंगिक विभिन्नताओं के आधार पर समाज निर्मित है। यानी देखिए, ये जो भिन्नताएं हैं या ये जो ऊंच नीच है ये समाज द्वारा ही निर्मित है, और किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, या और किसी ने नहीं कहा, या ऊपर वाले ने नहीं कहा कि लड़की है तो ये काम करेगी, लड़की है तो खाना बनाएगी, लड़का है तो बाहर जाके कार्य करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़का भी खाना बना सकता है, लड़की भी बना सकती है, पर ये जो है ये चीज़ हमारे समाज द्वारा निर्मित है, समाज द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे उन्होंने परिवार की मूल अवधारणा को चुनौती दी और इसे सार्वजनिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में शामिल करने की मांग की। यानी इन्होंने जो समाज की मूल अवधारणा थी उसको चुनौती देकर इन्हें सार्वजनिक और जो राजनीति है उसमें शामिल करने की मांग की थी। उनका यही मानना था। ठीक है, आगे हम देखेंगे लिंग संबंधों के आधार पर समाज में शक्ति का विभाजन होता है। जो हमारे लिंग संबंध होते हैं उसी के आधार पर शक्ति का विभाजन होता है हमारे समाज में। अगर लड़का है तो वो शक्तिशाली है, अगर लड़की है तो वो कमज़ोर है। ज़रूरी थोड़ी ना भाई हर लड़की कमज़ोर हो या हर लड़की रोतुलू हो। मेनली यही माना जाता है लड़की है तो भैया रोने लगेगी, लड़के नहीं रोते। क्यों नहीं रोते भैया, सबकी फीलिंग्स होती है, कोई भी रो सकता है। तो ये चीज़ हमारे समाज द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सरल शब्दों में कहें तो प्रशासनिक राज्य का स्वरूप
पुरुष प्रधान पर आधारित है। और अगर हम सरल शब्दों में कह दें तो जो हमारा प्रशासनिक स्वरूप है या हमारी जो राजनीति है वो पुरुष प्रधान है, क्योंकि वहाँ पुरुषों का ही वर्चस्व हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हमारा जो टॉपिक है वो लैंगिक शासन। लैंगिक शासन किस तरह से प्रभावी है इसको देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे प्रशासनिक राज्य लैंगिक भेदभाव पर आधारित है। ये असमानता पैदा करते हैं एवं पुरुष व महिलाओं के जीवन में अलग अलग अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रशासनिक राज्य है वो लैंगिक जो भेदभाव है उस पर आधारित होता है। और महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग जो अवसर हैं वो प्रदान करते हैं। कभी भी सेम अवसर हम नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सार्वजनिक संगठन की विचरित वास्तविकता ये भी है कि जहाँ पुरुषोत्तम के विचार एवं व्यावसायिकता और नेतृत्व एवं तटस्थता के सार्वजनिक प्रशासन के बीच जुड़ाव समझा जाता है, वहीं एक कामकाजी महिलाओं को दोहरी जिंदगी उठानी पड़ती है, वैतनिक रोजगार तथा घर की जिम्मेदारी। यानी देखिए, अगर कोई भी व्यवसाय या फिर कोई भी ऐसी तटस्थ वाली चीज़ है वहाँ हम हमेशा पुरुषों को जोड़ते हैं कि पुरुष करेगा, लेकिन अगर कहीं भी कामकाजी चीज़ें आने लगे तो हम महिलाओं को जोड़ते हैं। और अगर पुरुष काम कर रहा है तो वो सिर्फ बाहर जाकर कार्य करता है, घर आकर खाना खाता है। लेकिन अगर कोई महिला कार्य कर रही होती है तो उसे बाहर तो कार्य करना ही है और घर आके खाना भी बनाना है, रोटी भी बनानी है, घर की सफाई भी करनी है। यानी उसे दोहरी चीज़ का सामना करना पड़ता है। एक तो उसका जो ऑफिस वर्क है वो भी वही करेगी और जो घर का वर्क है वो भी वही करेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उन्हें दोहरे कहीं ना कहीं दोहरी जो चीज़ें हैं या दोहरा जो भेदभाव है उसका सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रशासन में जेंडर को समझने के मापदंड। यानी जो प्रशासन है उसमें जेंडर को समझने के कौन कौन से मापदंड हो सकते हैं। तो पहला आप लिखेंगे नैतिक न्याय। नैतिक न्याय किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे राजनीति को सत्ता की राजनीति के रूप में समझा जाता है, जो सहमति के बजाय संघर्षपूर्ण व्यवस्था पर आधारित है। लोक प्रशासन के विद्वानों ने नैतिकता को एक महत्वपूर्ण शोध चिंता के रूप में उभारा है। यानी देखिए, जो राजनीति है उसको एक तरह से सत्ता की राजनीति समझा जाता है और यहाँ पर सहमति के बजाय जो संघर्ष है वो बहुत ज़्यादा है। यानी हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, खासकर लेडीज़ को। आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि अगर कोई लेडी या फिर कोई भी लड़की अगर कोई कार्य करने लगे या फिर राजनीति में ही चली जाए क्यों ना, तो उसे अलग अलग कमेंट्स या फिर ऐसी वल्गर चीज़ें भी सुनने को मिल जाती हैं जो उसने लाइफ में कभी सुनी ना हो। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, पर पुरुषों को नहीं सुननी पड़ती। क्यों? क्योंकि वो पुरुष हैं। तो अब हम ऐसी चीज़ें देख सकते हैं और इनको सुधारने की आवश्यकता है। नेक्स्ट अब हम चलेंगे, महिलाओं में देखभाल और रख रखाव के मूल्य अधिक होते हैं जो प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु इन्हें प्रशासनिक क्षेत्र से बाहर रखा जाता है। और देखिए, अगर हम बात ही कर रहे हैं महिलाओं की, तो आपने देखा होगा जो रख रखाव वाली चीज़ होती है या फिर किसी चीज़ की भी केयर करना या फिर किसी भी चीज़ को संभालना जो होता है वो पुरुषों से अधिक महिलाओं में चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो पूरे घर को संभालती हैं, अपने बच्चों की रख रखाव करती हैं, अपने बच्चों का एक तरह से पालन पोषण करती हैं। तो वो चीज़ उनके पास होने के बावजूद भी उन्हें प्रशासनिक से दूर रखा जाता है, प्रशासन से दूर रखा जाता है। अगर महिलाएं उसमें भाग लें तो कितना आगे जा सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे, कैरोल गिल्गिन के अनुसार महिलाओं की नैतिकता एक अलग अवधारणा है जो जिम्मेदारी एवं कर्तव्य से जुड़ी है, वही पुरुषों के पास अधिकारों की नैतिकता है। यानी जो महिलाओं की जिम्मेदारी और कर्तव्य के साथ में महिलाओं को देखा जाता है और पुरुषों के पास अधिकारों की नैतिकता होती है। जीवन के प्रारंभ से ही पुरुषों को सार्वजनिक और उन्हें स्त्रियों से अलग कर दिया जाता है, जबकि महिलाओं एवं माताओं से उनके संबंधों उनके देखभाल अंदर की नैतिकता सिखाई जाती है। यानी देखिए, जैसे ही जो बच्चा जन्म लेता है उसे, अगर वो पुरुष है तो उसे समाज के साथ जोड़ा जाता है और स्त्रियों से अलग कर दिया जाता है, और महिला है तो उसे माता या फिर ऐसे देखभाल वाली चीज़ों में रखा जाता है, ताकि उसकी जो देखभाल वाली या फिर केयर वाली चीज़ है वो बन सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा विशेषज्ञता। विशेषज्ञता में आप लिखेंगे, नारीवादी विचारकों ने लोक प्रशासन में नवीनता की छवि बनाई है। नवीनता की आवश्यकता लोक प्रशासन के वेवेरियन मॉडल का प्रमुख विषय रखता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, वादियों को इस बात से नाराजगी है कि सार्वजनिक जीवन से सांस्कृतिक रूप से स्त्रियों के रूप में पहचाने जाने वाले मापदंड जैसे कि निष्पक्षता,
अनुपालन विभिन्नता को समाप्त करने की प्राप्ति ही रही है। इस प्रकार सार्वजनिक प्रशासन के अंतर्गत पुरुष एवं महिलाओं दोनों की एक पुरुष वर्चस्व आधारित छवि बनती है। तकनीकी रूप से विशेष कठोरता और वीर के रूप में प्रदर्शित की जाती है। यानी इस तरह से हम एक तरह से जो पुरुष है उसे वीर के रूप में और स्त्री को भी वीर के रूप में प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नारीवादी सिद्धांत के अनुसार प्रशासन की प्रकृति समावेशी होनी चाहिए, जो महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के मुद्दों को समावेशी करे। यानी नारीवादी सिद्धांत का मानना है कि जो प्रशासन है उसकी जो प्रकृति है वो समावेशी होनी चाहिए, ताकि सभी को समान रखा जा सके। यानी पुरुष और जो महिला है उनके जो मुद्दे हैं उसे समावेशी रूप से समझा जा सके और उसकी जो नीतियां हैं या फिर उसका जो सल्यूशन है वो ढूंढा जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नारीवादी इस तथ्य से भी चिंतित हैं कि विश्व में श्रेष्ठ एवं उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या न्यूनतम है एवं उन्हें शीर्ष पद तक पहुंचने के लिए काफी ही सुधार की आवश्यकता है। यानी देखिए नारीवादी जो है वो इस बात को भी लेकर चिंतित हैं, क्योंकि विश्व में जो श्रेष्ठ पद होते हैं यानी सबसे ऊंचे पद होते हैं उसमें महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत कम है, न्यूनतम है। अगर आप यूएनओ की भी बात करेंगे, जो हमारा यूएनओ है जो विश्व भर में संगठन है, उसमें भी जो महिलाओं की नियुक्ति है या महिलाओं की संख्या है वो बहुत कम है। और अगर मैं अपने ही देश की बात करूं तो जो आईएएस ऑफिसर होते हैं या फिर जो पुलिस होते हैं या फिर अगर आप किसी भी कोई बड़ी पोस्ट पे इंसान को देख लो, वो ज़्यादातर मेल होता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं की संख्या बहुत कम है, महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता और अगर कोई बढ़ भी रही है तो वो बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना कर कर बढ़ रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन हम देख सकते हैं, बहुत सारे लोग तो पढ़ाते भी नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण अवधारणाओं की नारीवादी आलोचना के महत्वपूर्ण प्रभाव ने रॉबर्ट डेनहार्ट और जॉन पावेल को प्रशासनिक पितृसत्ता के पतन का अनुमान लगाने और महिला आंदोलन संगठनात्मक मूल्यों पर आधारित एक वैकल्पिक मॉडल को अपनाने की तरफ प्रेरित किया है, ताकि जो महिला आंदोलन है और एक वैकल्पिक जो मॉडल है उसको हम लोग अपना सकें, ताकि जो हमारा समाज है उसमें समावेशी समाज बन सके, ताकि जो महिलाएं हैं उनके साथ जो भेदभाव है उसको ख़त्म किया जा सके और जो सभी लोग हैं उनको समान समझा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा सामाजिक भागीदारी की अवधारणा। देखिए ये जो है हमारा सामाजिक भागीदारी की अवधारणा, ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 में। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हैं आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। एंड अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और आपकी स्टडी से रिलेटेड वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।